हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? तो हमने फंक्शन चैप्टर खत्म कर लिया था, रिलेशन चैप्टर खत्म कर लिया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू कर लिया था और यहां पर भी हमने भाई साइन इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसकी एक्सरसाइज करी, कॉस इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसकी एक्सरसाइज करी, tan इनवर्स की भी सारी प्रॉपर्टीज देखी, देन उसकी एक्सरसाइज करी। अब हम आ चुके हैं किस पर भाई? तो देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, इनवर्स ऑफ अ सीकेंट फंक्शन। सीकेंट नहीं समझ में आ रहा क्या? सीकेंट मतलब सेक थीटा भाई। तो सेक थीटा की एक्सरसाइज पर अब आ चुके हैं अपन। तो यहां पर सेक को पढ़ने से पहले हमें पता है सारी चीजें। क्या पता है? कि अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसको बाइजेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसका बाइजेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सेक जो है वो बाइजेक्शन होता है कि नहीं, तो हम उसके ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ वैसे तो आपके सामने यहां पर बना हुआ है, लेकिन ये ग्राफ यहां पर बनता कैसे है अपन एक बार उसको भी देखते हैं। ठीक है, सारी चीजें अपन ने हमेशा शुरुआत से देखी हुई कि कैसे क्या चीज होती है, तो यहां पर भी देखेंगे। जनरली सेक इनवर्स का ग्राफ वो आपको डायरेक्टली लोग बता देते होंगे कि ऐसे बन गया, खत्म करो। मैं आपको एक अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप सेक इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो यहां मैं बोलता हूं भाई अपने पास सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं फटाक से। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, हमें यह पता है एक चीज बहुत अच्छे से कि जो सेक होता है भाई, कॉस एक्स जो होता है 1/sec x होता है, और जो sec x होता है वो होता है 1/cos x। ये चीज पता है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर, हम सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर cos x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो cos x का ग्राफ बनाना हमें पहले से ही आता है। ठीक, वो कैसा बनता है? साइन का ग्राफ को π/2 शिफ्ट कर दो पीछे, तो cos x का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपसे हमेशा बोली है। अगर आपको ग्राफ की एक सीरीज पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरे ग्राफ की एक ऐसी सीरीज बनाएंगे कि भाई आप कभी ग्राफ्स को भूलोगे नहीं उसके बाद। ये होता भाई आपका cos x का ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर मैं इंटरवल्स बनाऊं, ठीक है, और इंटरवल्स यहां पर कुछ इस तरीके के हों, यहां पर भी बना देता हूं मैं इंटरवल्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो रहा है? यहां पर हमें पता है कि यहां पर 0 होता है तो कॉस कितना हो जाता है 1, देन यहां पर कितना होता है π/2, ये कितना होता है -1 कब होता है कॉस? तो -1 होता है 3π/2 पर, और ये होता है 2π जहां पर कॉस वापस से क्या हो जाता है 0। ठीक, अब मेन चीज जो एक मैंने बोली जो अपन को ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है भाई कि सेक जो होता है वो क्या होता है? तो सेक जो होता है भाई वो कॉस का इनवर्स होता है। सेक थीटा अगर मैं यहां पर आगे आपको समझाऊं तो एक चीज आप समझोगे कि सेक एक्स जो होता है वो 1/cos x के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर आप समझ सकते हो, अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करूं, चीजों की रेसिप्रोकल की बात करूं, तो आप बोलोगे कि अगर मैं 10 बोलता हूं तो 1/10 क्या होता है? बहुत कम होता है भाई। ठीक है, मैं अगर बोलता हूं यहां पर 100 तो 1/100 क्या होता है? बहुत कम होता है, 0.001। मतलब कि रेसिप्रोकल फंक्शन यहां पर आप समझ रहे हो, रेसिप्रोकल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो एक दूसरे के, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। यहां पर sec x और cos x की अगर मैं बात करूं तो जब cos x मैक्सिमम होगा तो sec x मिनिमम होगा, sec x मिनिमम होगा, और जब sec x मैक्सिमम होगा तो cos x मिनिमम होगा। ये चीज आपको पता है, दोनों एक दूसरे कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन है भाई। तो आपने क्या बोला कि जब cos x मैक्सिमम होगा, मतलब डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, किसी भी डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल वो वैल्यू जो है वो छोटी निकल कर आएगी। और सिमिलरली अगर यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई अगर sec x मैक्सिमम है तो cos x कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा यहां पर।
ठीक है, तो एक बात आपको समझनी है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब जहां पर कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पर सेक की वैल्यू सबसे कम होगी, और जहां पर सेक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पर कॉस की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और, सेक की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, सेक की मिनिमम वैल्यू कितनी होती, तो आपने सेक का पूरा टेबल बनाया होगा, तो सेक की वैल्यूज क्या क्या आ रही थी। आपको मालूम है कि कॉस की जो वैल्यूज आप निकालते हो वो कहां से कहां तक रहती है, तो आप जानते हो कि कॉस रहता है भाई 0 पे 1, देन 1/√3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो सेक की वैल्यू क्या क्या आती है भाई, तो सेक की वैल्यू आती है इसी के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो 1/1 मतलब 1, 2/√3 रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, देन 0, 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है, इन सारी वैल्यूज में से इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी लीस्ट वैल्यू होगी 1, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू थी 1, हमेशा कॉस बाकी उससे छोटा रहता है भाई। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो सेक की लीस्ट वैल्यू होती है, सेक इससे कम, पॉजिटिव में बात कर रहा हूं मैं, इससे कम नहीं जा सकता। नेगेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो नेगेटिव कॉस एक्स जो होता है भाई वो उसकी वैल्यूज होती है -1, -√3/2, -1/√2, ये सारी आएंगी, -1/2 और 0। तो यहां पर इसकी नेगेटिव के साइड पर जाओगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कहां तक सेक आ सकता है, तो वो आ सकता है -1 तक। उसके बाद नेगेटिव के साइड भी इसकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करना चाहेंगे, लेकिन माइनस में इंक्रीज करना, मतलब ओवरऑल वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैसे तो कम रहेगी भाई, बट माइनस में -1 से बड़ी वैल्यूज रहेंगी वो, मतलब -1 से अगर आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, और साइन नेगेटिव के साथ बोलोगे तो -1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी अगर नेगेटिव की बात कर रहे हो आप। तो यहां पर आप बोलोगे -2/√3 आ जाएगा सेक एक्स, फिर आ जाएगा -√2, फिर आ जाएगा -2, फिर इंफिनिटी, और ये किस साइड का इंफिनिटी होगा, नेगेटिव साइड का। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, सेक जो है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी है, लेकिन सेक की मिनिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, और नेगेटिव के साइड में जब जाओगे आप तो सेक जो है वो -1 से स्टार्ट करेगा, देन नेगेटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, तो सेक की वैल्यू जो बनेगी वो -इंफिनिटी तक जाएगी, उसके बाद -1 से स्टार्ट होकर। मतलब यहां पर एक बात समझ में आ रही है आपको कि कॉसेक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो आती है भाई -1 से 1 तक, और सेकेक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो आती है भाई -इंफिनिटी से 1, -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। यहां पर जो 1, -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो कॉस में आती है, और कॉस जो होता है वो -1 से 1 ही होता है, लेकिन सेक जो होता है वो -1 से 1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज होता है। ठीक है, यहां पर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपको यह समझ में आता है कि इनकी वैल्यूज रखकर देखने पर हमें यह समझ में आता है कि सेक जो है उसकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। सेक जो है वो कभी भी आउटपुट जो देगा वो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। मतलब आप ये बोलोगे कि सेक एक्स जो है वो कभी भी भाई -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इसकी जो ये वैल्यूज है -1 से 1 के बीच की, उनकी कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अभी इस चीज को देखते हैं, अभी इन चीजों को भी अच्छे से समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, और वो कैसे समझेंगे हम, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो सेक की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। ठीक है, जब कॉस की मैक्सिमम है तो सेक की होगी मिनिमम। ठीक है, कॉस जब है कम होने लगेगा तो सेक बढ़ने लगेगा। सिमिलरली यहां पर भी। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब नेगेटिव साइड में कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है तो नेगेटिव में सेक की वैल्यू मिनिमम रहेगी, और आप इसको ये बोलो कि अब कॉस की वैल्यू इंक्रीज होने लगी क्योंकि माइनस में कम वैल्यूज पर जा रहा है वो, तो सेक जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। सेम यहां पर और यहां पर।
तो भाई जो sec है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जो अपन ब्लैक वाले में देख रहे हैं, और जो cos है उसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं सिर्फ sec के ग्राफ की बात करूं यहां पर, तो मैं इसको हटा देता हूं और आपके पास बचता है सिर्फ किसका ग्राफ, sec का ग्राफ। ये जो ब्लैक वाले सारे ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये किसका ग्राफ बन रहा है भाई, sec का ग्राफ बन रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि -1 से 1 के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू लाई नहीं कर रही है, और बाकी इसकी सारी वैल्यूज हैं और वो इनफाइनाइट तक जा रही हैं। क्लियर है, -1 से 1 के बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसकी वैल्यू कहां से भाई, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है पॉजिटिव में, और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जाती है नेगेटिव में। क्या किया अपन ने cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद ये देखा कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब कि जहां पर cos मिनिमम होगा वहां पर sec मैक्सिमम होगा, और जहां पे cos मैक्सिमम होगा वहां पर sec मिनिमम होगा। तो यहां पर आपने देखा था कि cos का ग्राफ 1 पे मैक्सिमम था, तो वहां पर sec की मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब बाद में बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो इससे बड़ी होंगी, तो उनको आपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बाकी सारी जगह cos जो था वो डिक्रीज कर रहा था तो sec इंक्रीज कर रहा था, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। सिमिलरली नेगेटिव के साइड आए आप और देखा भाई cos की जो मिनिमम वैल्यू थी -1, ठीक है, वो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई थी, क्योंकि -1 नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन थे। उसके बाद cos जो है वो बढ़ना चालू कर गया, क्योंकि माइनस में उसकी वैल्यू कम हो रही थी, ऊपर जा रहा था cos ऐसे, तो cos बढ़ना चालू किया तो sec और घटने लगा नेगेटिव में, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव में आने लगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे हम sec का ग्राफ बना सकते हैं। अब इसके ग्राफ बनाने से फायदा क्या हुआ हमको, तो हमको यहां पर ये चीज समझ में आ रही है। क्या चीज समझ में आ रही है कि यहां देखा जाए तो भाई sec 0 पे 1 है, sec 0 पे यहां पर भी 1 है, ठीक है। sec जो है वो -1 है भाई, यहां पर भी 3π/2 पे -1 है, ठीक है। तो मतलब कि और भी कई सारी जगह आगे आप बढ़ाते जाओगे वो -1 होता जाएगा, -3π/2 पे, -3π/2 पे, प्लस पे, ठीक है। और आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि π/2 पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहां पर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यहां पर इन सारी वैल्यूज को आपको देख के और भी देखना है आपको, तो जहां पे भाई मान लो ये वैल्यू जो भी हो रही होगी एग्जैक्टली ये वैल्यू वहीं पर भी है, दूसरे साइड भी है, यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है इससे, जो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं भाई कि 1 1 यहां पर भी है, दोनों जगह है, और आगे बनाओगे तो 1 होगा, यहां पर बनाओगे तो भी 1 होगा, कई सारी जगह 1 वैल्यू आएगी इसकी, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पर इसका आउटपुट जो आएगा वो सेम आएगा, कई सारे डिफरेंट इनपुट्स पर इसका आउटपुट सेम आएगा। तो आप बोलोगे कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स पर इसका आउटपुट जो है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। 1 1 1 कितनी सारी जगह आपको देगा वो, -1 -1 कितनी सारी जगह देगा, अलग अलग इनपुट्स पर सेम आउटपुट दे देगा। अगर आप इसका डोमेन क्या बोल रहे हो वो कितना है, r-2n+1 n/2 तक। अब ये क्यों है भाई, अब यहां पर क्या है ये चीज, ऐसा क्यों बोला, 2n+1 π/2 होना चाहिए, वैसे वो 2n+1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos जो होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और sec जो होता है वो कितना हो जाता है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। क्यों, क्योंकि 1/cos के बराबर होता है sec, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो आपने यहां पर क्या बोला है कि इसकी जो डोमेन है भाई उसको अनडिफाइंड नहीं करना है हमको, और 2r से मतलब पूरी r वैल्यू से आपको 2n+1 π/2 वाली वैल्यू से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है, तो इसकी डोमेन इनने क्या बोल दी है, इतनी है। लेकिन यहां पर भी इस डोमेन के बाद भी कितनी सारी ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जिन पर इनकी वैल्यू जो है वो कैसी है भाई, सेम है, ठीक है। जैसे यहां पर -1 है पाई पर, यहां पर -1 है पाई पर, -पाई पर, ठीक है। अपना 3π/2 पर क्यों आ रहा था -1, ओके 3π/2 पर क्यों होगा वो, π/2 के बाद तो पाई होगा ना, मैंने गलती से बना दिया था यहां पर 3π/2, ये होगा 3π/2 एंड देन ये होगा पाई 2π, ठीक है। तो यहां पर π/2 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 का गैप चलेगा ना यार, यहां पर हर गैप में इक्वल गैप चलेगा ना यहां पर, तो π/2 का, फिर π/2 का तो पाई हो जाएगा ये, फिर 3π/2 फिर 2π। जब cos का भी बनाओगे आप तो cos का जब बनाओगे तो वो ऐसे ही तो जाएगा, 90 पे 0, पाई पे -1 और ऐसा, ठीक है।
तो वो गलती से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, पाई की जगह 3π/2 लिख दिया था, यहीं पर लिख दिया था ना गलती से। हाँ ठीक है, तो वो आगे जाएगा भाई। ठीक, तो अब बाकी सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सारी चीजें सेम है, उस इंटरवल को बस मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया था वहां पर। अब यहां पर एक बात समझ लो आप कि यहां पर अब इसके बाद भी पाई पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है और यहां पर 1 आ रही है, इसकी वैल्यू अलग अलग पर, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया है। और एक चीज और, इसकी वैल्यू भाई हमने क्या बोला यहां पर, सेक जो दिया था वो कहां से कहां तक दिया था, एक फंक्शन अपना r माइनस से यहां पर क्या दिया हुआ है 2r। अगर मैं r की बात करूं, इसका कोडोमेन बोल दूं मैं कि r है, अगर इसे कोडोमेन को मैं r बोल दूं तो यहां पर आपको दिखेगा भाई कि इसके कोडोमेन में -1 से 1 की जो वैल्यूज हैं, सेक कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आ पा रहा था अपना। हमने यहां पर देखा था कि सेक जो था वो -1 से 1 के बीच में नहीं आ पा रहा था। तो आपने क्या बोला भाई कि अगर सेक -1 से 1 के बीच में नहीं आ पा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r में तो भाई वो वैल्यूज भी आएंगी जो -1 से 1 के बीच में आ रही, सपोज कर लो 0, तो r में तो वो वैल्यूज भी आएंगी। अब सेक में यहां पर -1 से 1 के बीच की वैल्यू जो है वो नहीं आ पा रही है, वो नहीं आ पा रही है, तो आपने क्या बोला कि देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, एक मैनी वन फंक्शन है भाई, मैनी वन नहीं ऑन टू, और ये क्या है, इनटू है। वापस से बताता हूं एक बार, पता नहीं आज क्या क्या बोल दिए मैंने आपको, फिर से एक बार बोल रहा हूं, अच्छे से समझना, शुरुआत से समझना वापस से। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मैनी वन तो पहले से था, क्यों, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट दे रहा था ये। ठीक है, 2π पर 1 दे रहा था, 0 पे भी 1 दे रहा था, पाई पर -1 दे रहा था, -π पर भी -1 दे रहा था। ठीक है, -2π पे भी 1 दे रहा था। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा था कि डिफरेंट इनपुट्स पर अगर ये सेम आउटपुट देगा तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। इसके बाद हम आए किस पे भाई, ऑन टू पर। ऑन टू है कि नहीं देखने के लिए, तो हमें ये समझ में आ रहा था कि अगर इसका कोडोमेन मैंने r बोल दिया है, ठीक है, कोडोमेन अगर इसका मैंने r बोल दिया मतलब सारे रियल नंबर्स, तो यहां पर हमने देखा था कि सेक जो है वो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर पा रहा है, यानी इनकी कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं थी, सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अगर इनकी कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, एक ऐसा फंक्शन हो गया, इनटू हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सेक इज मैनी वन इनटू फंक्शन, क्योंकि यहां पर ये भाई -1 से नीचे नहीं जा पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, और 1 से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है इसकी वो अवेलेबल है ही नहीं, उसका कोई प्री इमेज अवेलेबल है ही नहीं यहां पर, तो ये इनटू फंक्शन होगा। तो अब यहां पर बात आती है भाई कि सेक जो है वो मैनी वन भी है और इनटू भी है, यानी बाइजेक्शन तो नहीं है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाइजेक्शन बनाना पड़ेगा। इससे पहले के सारे फंक्शंस में हमने यही किया है कि इसको क्या बनाया है, एक बाइजेक्शन बनाया है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मली देखा जाए तो वो मैनी वन और इनटू फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या मैनी वन ऑन टू भी हो सकते हैं, जैसे tan जो था वो मैनी वन ऑन टू फंक्शन था, लेकिन फिर भी बाइजेक्शन कोई भी नहीं होता। और अगर कोई बाइजेक्शन नहीं होता है तो कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर फंक्शन को इन्वर्स करवाना है तो भाई बाइजेक्शन होना जरूरी है फंक्शन को। अब फंक्शन को बाइजेक्शन बनाने के लिए हम उसकी डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यहां पर अगर मुझे यह पता है कि भाई -1 से 1 की बीच की वैल्यूज नहीं आ रही हैं सेक में, तो मैं इतनी वैल्यूज को हटा दूं ना, इसकी डोमेन को जो है मैं इसके रेंज के इक्वल लिख दूं, मतलब मैं लिख दूं इसको भाई, मुझे पता है -1 और 1 को छोड़ के जो सेक है वो सारी वैल्यूज ले सकता है, मतलब कि सेक एक्स की रेंज मैं बोल सकता हूं, रेंज ऑफ सेक एक्स, तो वो होता है r -1 से 1, ये होता है इसका रेंज। या इसको अगर इंटरवल्स में और तरीके से मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये होती है इसकी रेंज। मतलब अगर इसका कोडोमेन जो r है उसको मैं इनसे रिप्लेस कर दूं किसी भी एक से, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि इसका जो कोडोमेन है अपना, ये इसका डोमेन है और इसका कोडोमेन था r, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई यहां पर इसका डोमेन था r - 2n + 1 n/2 से लेकर r तक, ठीक है। डोमेन ये था अपना जहां पर हम क्या कर रहे थे,
2n+1 π/2 को π/2 को हम माइनस कर दे रहे थे, क्यों? क्योंकि यहां पर π/2 का जो भी ऑड मल्टीपल आ रहा था उस पे ये अनडिफाइंड हो जा रहा था, इंफिनिटी हो जा रहा था, तो उसको हमने माइनस कर दिया। अभी डोमेन को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर इसकी जो कोडोमेन है उसको मैं क्या करूं, उसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे, इसके रेंज से, जो कि क्या है मेरे पास, इसकी रेंज जो है वो कितनी है, वो है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यही चीज देखी हमने यहां पर कि इसकी रेंज कितनी है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो मैंने बोला कि अगर इसके कोडोमेन को इसकी रेंज से रिप्लेस कर दूं तो ये मैनी वन तो रहेगा तब भी, लेकिन हमारा फंक्शन ऑन टू तो हो जाएगा, ऑन टू तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जो डोमेन कोडोमेन थी उसको मैंने उसके रेंज से रिप्लेस कर दिया, तो ये ऑन टू फंक्शन बन गया। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए मैंने यही किया है। तो आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हैं तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब जहां पर इसके रेंज के साथ तो अपन ने खेल लिया, लेकिन इसके डोमेन का क्या करें यार, डोमेन का क्या करें कि ये जो फंक्शन है ये मैनी वन ना रहे, 1 1 रहे। तो हम देखते हैं भाई जहां पर भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है उस पार्ट को हटा देते हैं, उस पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसको हटा देते हैं। यहां पर सबसे पहले तो कॉस के फंक्शन को हटाते हैं अपन, कॉस के ग्राफ को। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ इतना पार्ट लूं, तो यहां पर भाई 0 से लेके π/2 तक ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर डिफरेंट इनपुट्स पर डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया आपका, और दूसरा आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो ये वाला पार्ट भाई अपना π/2 से π/2 से पाई जो है उसमें भी इसका हर डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, हर डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। तो हम जो है इस फंक्शन के लिए बोलते हैं कि इसका जो ग्राफ रहेगा किसका, ऐसा फंक्शन जो कि मैनी वन ना होकर 1 1 हो और ऑन टू भी हो। तो वहां पर हम जो इसका डोमेन सेट करते हैं, इसका जो डोमेन सेट करते हैं वो होता है भैया 0 से लेके π/2 यूनियन π/2 से लेके पाई। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इतना ही हम लेंगे, बाकी पूरे फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, उसको आप हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना ऐसा फंक्शन जो कि कैसा है, इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि हो जाएगा बाइजेक्शन। क्या हो जाएगा ये, बाइजेक्शन। ठीक है, तो इसका फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा अपन देख लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, हम यहां पर ये जो बोल रहे हैं इसको पढ़ लेते हैं भाई। क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने पहले देखा कि ये जो है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, इसके ग्राफ से देखा था, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा था अपना। ठीक है, अपन ने बनाकर देखा है पूरा। इसके बाद मैंने बोला कि भाई ये तो कैसा है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब मैनी वन ऑन टू फंक्शन है अगर, तो उसको हमारा फर्ज बनता है कि उसको क्या बने भाई, बाइजेक्शन बनवा ले। कैसे बना ले उसको बाइजेक्शन, उसके डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि इसके डोमेन को क्या कर सकते हैं हम और को डोमेन को क्या कर सकते हैं हम। अगर को डोमेन को सबसे पहले तो रेंज से रिप्लेस कर लेता हूं, तो यहां पर रेंज ही अगर उसकी को डोमेन हो गई, मतलब कि इसमें आने वाले हर एक वैल्यू की प्री इमेज तो यहां पर ऑलरेडी है, तभी तो वो जाकर रेंज बनी है, तभी तो वो रेंज बनी है। ठीक है, तो यहां पर को डोमेन को मैंने रेंज से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर जो को डोमेन और रेंज है दोनों सेम आ गई, और यही होती है ऑन टू की कंडीशन की रेंज शुड बी इक्वल टू को डोमेन। तो ये बन गया ऑन टू फंक्शन। अब मैं बात करता हूं कि इसके डोमेन को क्या कर सकता हूं मैं। तो मैंने देखा भाई फंक्शन का वो वाला पार्ट जहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पर मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपनी कंसीडर कर लेता हूं। हर एक फंक्शन में अपन ने ऐसा ही किया हुआ है। तो मैंने यहां पर देखा भाई कि 0 से π/2 में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, देन π/2 से पाई में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो उतने इंटरवल को मैं क्या मान लेता हूं अपना, उतने इंटरवल को मैं मान लेता हूं अपनी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच। अब ऐसा आप बोलोगे कि सर 0 से π/2 था एंड π/2 से 0 π/2 से पाई है, तो इसको डायरेक्टली आप 0 से पाई क्यों नहीं लिख सकते। तो भाई यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी कि π/2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर π/2 को इंक्लूड कर लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड हमें फंक्शन को नहीं करना है। ठीक है, तो आपने क्या बोला भाई π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से π/2 नॉट इंक्लूडेड। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये अपना स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, और π/2 से पाई वेयर अगेन π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमारा डोमेन होगा।
क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पर डिफरेंट आउटपुट्स ही मिलेंगे। डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है कर्व में, वहां पर y की दो वैल्यूज आती हैं सेम x के लिए, सॉरी डिफरेंट x के लिए y की सेम वैल्यूज आ जाती हैं। वापस बता देता हूं आपको, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहां पर कर्व चेंज कर दूं, कर्व का डायरेक्शन चेंज कर दूं और ऐसा कर दूं, तो यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा था अपना, दो डिफरेंट x पर y की सेम वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमें एक बात ध्यान रखना है, हमेशा जब भी हम डोमेन सेट करते हैं तो ग्राफ देखकर ये देखते हैं कि भाई हमारा जो कर्व है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पर सेम y की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कि डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। वो हमारे फंक्शन को मैनी वन बना देता है और हमें चाहिए होता है वन वन फंक्शन, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और ये होता है जो अपना फंक्शन दिख रहा है आपको सामने, ये होता है एक बायजेक्शन। क्लियर है? तो करते हैं इसको क्लियर भाई। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। अब इसने क्या बोला भाई, ठीक है, तो मैनी वन ऑन टू है, इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन टू दिस, जो हमने पूरा अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है, देन द फंक्शन एसोसिएटिंग ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस टू सेक एक्स बिलोंग्स टू दिस, मतलब sec x का जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा अगर x का जो इनपुट आप दे रहे हो वो 0 से π/2 और π/2 से π के बीच में दे रहे हो, तो अब ये बायजेक्शन बन जाता है। और अब अगर ये बायजेक्शन है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाएगा। और अब अगर इन्वर्टिबल फंक्शन बन चुका है तो अब हमारे यहां पर चैप्टर की स्टोरी चालू होगी, किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब sec इनवर्स का हम खेल खेल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बना दिया इसको क्या, एक इन्वर्टिबल फंक्शन। इसका ग्राफ जो अपन ने देखा हुआ है, जो अपन ने बनाया हुआ है, वो इस तरीके का है। अपन ने क्या किया, 0 से π लिया था, 0 से π/2 लिया था, देन π/2 से π लिया था। तो यहां पर अपना ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बन रहा था, ठीक है। अब हमें ये पता है कि भाई अगर इनवर्स डिफाइंड है तो आप बोल सकते हो sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, या sec of sec inverse x is equals to x, क्योंकि f of f inverse x क्या होता है, वो x के इक्वल होता है, क्योंकि f of f inverse जो होता है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। इसको अपन लोगों ने फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो क्लियर है ये चीज। तो अब अपन देखते हैं भाई कि इसका ग्राफ तो बन चुका है, sec इनवर्स का ग्राफ कैसे बना सकते हैं अपन, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि sec इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो भाई अब इस ग्राफ का जब हमको इनवर्स बनाना है तो वो इनवर्स जो आता है वो किस तरीके से आता है, वो इस तरीके का दिखता है आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों दिखता है भाई, यहां पर हमको क्या करना है, इनवर्स बनाना है बेसिकली। तो आपको पता है क्या करना है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से इंटरचेंज कर देना है। ये चीज हम जानते हैं बहुत अच्छे से। इनवर्स एक बार इसका बनाकर हम खुद से देखते हैं कि कैसे इसके इनवर्स का फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि एक ग्राफ इसके लिए आप बनाओ, किसका भाई, sec x का। देन साइमल्टेनियसली उसके बगल में एक ग्राफ बनाओ आप sec इनवर्स x का। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पर हमें पता है कि आपको जो इंटरवल लेना है वो कहां से कहां तक लेना भाई, sec का, यहां पर मैं बोलता हूं ये 1 है, ये -1 है भाई। sec का जो इंटरवल लेना है वो 0 से π/2 एंड π/2 से π। तो सर ग्राफ कैसा बनता है, 1 से ऊपर, 1 के ऊपर बना दो ये पूरा ग्राफ। ये sec x का ग्राफ जा रहा है भाई अपना, और π/2 पे क्या होने वाला है, ये इन्फिनिटी होने वाला है π/2 पे, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, तो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं अपन, ये π/2 पर होने वाला है इन्फिनिटी। देन आपको क्या करना है, यहां पर π/2 से π में कैसा रहेगा, तो भाई -1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाएगा और ज्यादा। तो यहां पर इसकी वैल्यू कैसे बनती है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है भाई, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो अब ये है अपना sec x का ग्राफ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाया हुआ है हमने पहले भी। हमने क्या बनाया था भाई, हमने cos x का ग्राफ बनाया था, उसके बाद sec x का ग्राफ उससे बनाया था, और यहां पर इस ग्राफ को उल्टा बना दिया अपन ने। थोड़ा सा वापस से बनाते हैं इस ग्राफ को। ये एक्चुअल में क्या है, π/2 से चालू होगा,
अपन को सबसे पहले पॉइंट बनाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट बनाते हैं यहां पर मैं बोलता हूं इसको 1 पे ये 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने बोल दिया ये 0 पे 1 होता है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,1। और यहां पर भाई π/2 पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यहां पर भी π/2 में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, एंड पाई पर ये कितना हो जाएगा -1, पाई पर ये कितना हो जाएगा -1। तो इसको आप बोलोगे पाई -1, ये आपका पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट बना लो तो गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। जैसे गड़बड़ी मेरे से हो गई, पता नहीं क्या कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। दिन कुछ कुछ आपके खराब होते हैं, उस दिन आप सोचते कुछ और हो और बोल कुछ और देते हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर चीजें समझ में आनी चाहिए। बेसिकली बात यह है, यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि आपके पास पॉइंट्स है 0,1 और पाई -1। तो आपने क्या किया भाई, आपको ये पता है कि π/2 पर जो सेक है अपना, वो किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो आपने क्या किया, 0,1 से π/2 पर इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया, देन आपने क्या किया, -1 यहां पर बनाया, ठीक है। यहां आपके पास पाई -1 पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है सेक जो होता है ये पाई पे कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो आपने क्या किया, π/2 पे इन्फिनिटी पे जाता है, तो इन्फिनिटी से आप कहां लेकर आए उसको, -1 पर, ठीक है। तो एक ग्राफ आपने कुछ ऐसा बनाया। इसके बाद आपको बनाना है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो अब सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या करना है, तो ये जो पूरा आपका एक्स एक्सिस है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाई में, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाई में, और ये जो वाई एक्सिस है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। तो यहां पर आपको जो यहां पर 0, π/2 और पाई बनाया था आपने, अब यहां पर बनाओगे वही चीज आप किसमें, वाई एक्सिस में। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, और ये लाइन जो पैरेलल खींची हुई थी किसके भाई, वाई एक्सिस के। अब वो लाइन पैरेलल आप किसके खींचोगे, एक्स एक्सिस के, ठीक है। इसके बाद आपके जो पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे भाई, 1, 0 और -1, ये किस पे थे, पहले y पे थे, अब ये किस पे आ जाएंगे, x पर। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो हमें पता है कि सेक इनवर्स x जो है भाई, अब यहां पर सबसे पहले देखो एक चीज और समझो कि यहां पर जब अपन ने इसकी डोमेन और रेंज सेट करी थी, किसकी, सेक की डोमेन और रेंज सेट करी थी, तो सेक की डोमेन कितनी थी भाई, 0 से π/2 और π/2 से पाई, और उसकी रेंज थी -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी का यूनियन। तो सेक इनवर्स में क्या होगा, तो सेक इनवर्स x आप लिखोगे, इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब इसमें जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो आप बोलोगे इसकी डोमेन है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से, ये दोनों इंक्लूडेड होंगे भाई, 1 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, जो बेसिकली सेक की क्या थी, डोमेन थी, वो कितनी थी, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। दोनों में π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि उसमें वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो आपने बोला इसकी जो रेंज हो जाएगी वो जाएगी 0 से 0 इंक्लूडेड π/2 यूनियन π/2 से पाई। तो ये हो गई उसकी रेंज। अब आप क्या बोलोगे यहां पर कि इसकी डोमेन और रेंज क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है, मतलब कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। अब आप क्या बना रहे हो, उसका ग्राफ बनाने जा रहे हो। तो आपको यहां पर समझ में आएगा क्या कि भाई -1 पर -इन्फिनिटी किस पे अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी किस पे अप्रोच करेगा, तो π/2 पे अप्रोच करेगा ये, ठीक है। और -1 और 1 वैल्यूज जो आएंगी वो कहां कहां आएंगी, इसकी 0 और पाई पर आएंगी, ठीक है। ये बात आपको पता है, क्योंकि सेक के साथ क्या होता था, उल्टा होता था भाई, ठीक है। मतलब सेक यहां पर आप -1 और 1 जो है वो इनपुट दोगे, मतलब -1 और 1 पर इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0 और पाई। और इसका इनपुट जो है वो अगर -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दो, जो कि आप दे नहीं सकते, लेकिन उसको अप्रोच करवाओ, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को अप्रोच करवाओ इसके इनपुट को, तो इसका आउटपुट जो होगा वो किसको अप्रोच करेगा, वो करेगा π/2 को अप्रोच, ठीक है। तो अब इसके ग्राफ को मैं बनाने जाता हूं यहां पर। तो हमें एक बात पता है भाई कि यहां पर आपको दिख रहा था कि जब ये 1 था, इसका आउटपुट 1 आ रहा था तो इनपुट 0 आ रहा था, आउटपुट 1 आ रहा था तो इनपुट 0 था। यहां पर जब उसका इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हो जाएगा 0,
समझना एक और बात, ठीक है। यहां पर आपने क्या बोला, जब आपने इनपुट दिया कितना 0 तो आउटपुट मिला 1। इस ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दो तो 1,0 एक पॉइंट हो जाएगा आपका। इस ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दो क्योंकि अपन इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 1,0, तो यहां पर 1,0 आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 1,0 से ये जो sec इनवर्स x है उसको मैंने बोला था भाई कि वो π/2 को अप्रोच कब करेगा, जब इनपुट जो है वो किसको अप्रोच करे, इंफिनिटी को। तो 1,0 से बेसिकली आपको कहां अप्रोच करना है, इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका 1,0 से इंफिनिटी वाला एक पार्ट उसका, ठीक है। अब आपने देखा यहां पर भाई एक पार्ट आपको मिल रहा था, एक पॉइंट मिला था π, -1। कौन सा मिला था, π, -1। तो आपने बोला इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, क्योंकि भाई हमें पता है फंक्शन अगर एक है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमें दूसरा फंक्शन जो उसका इनवर्स बनाना है तो उसमें क्या होता है, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे यहां पर 0,1 था तो यहां पर 1,0 हो गया, यहां पर π, -1 है तो यहां पर -1, π1 आपको मिलेगा। तो वो पॉइंट ये हो गया भाई कितना, ये हो गया -1, π। मतलब जब इनपुट आप -1 दोगे तो पाई आपको आउटपुट मिलेगा। एंड फिर मैंने क्या बोला था कि ये भी जो है वो -∞ को अप्रोच करेगा कब, π/2 पर। π/2 जब आपका जो इनपुट है, आपका जो आउटपुट है वो अगर π/2 को अप्रोच कर रहा है तो जो इनपुट होगा वो किसको अप्रोच करेगा, -∞ को। मतलब -∞ को अगर आपका इनपुट अप्रोच कर रहा है तो आपका जो आउटपुट है वो किसको अप्रोच करेगा, π/2 को। यानी ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, फिर ऐसा। मतलब sec इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या किया, तो आपने सबसे पहले भाई इनके ऑर्डर्ड पेयर जो है उनको रिवर्स कर दिया, तो आपको पॉइंट्स पता चल गए 1,0 और -1, और फिर आपको पता था कि भाई इनपुट जब आपका -∞ को अप्रोच करता है तो आउटपुट जो है वो π/2 को अप्रोच करता है। सिमिलरली इनपुट जब आप इंफिनिटी को अप्रोच करवाओगे तो आउटपुट π/2 को अप्रोच करेगा। तो ये हो गया आपका भाई 0 से π के बीच में, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किसका, sec इनवर्स x का। तो ये जो ग्राफ है अपना वो है sec इनवर्स x का ग्राफ, और ये जो ग्राफ है अपना वो है sec ऑफ x का ग्राफ। कहां से कहां तक, ये पूरा sec x का नहीं है, ये इन्वर्टिबल sec x का ग्राफ है भाई, जिसको हमने क्या कर दिया है, एक बाइजेक्शन रखने के लिए डोमेन और कोडोमेन को उसके क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। कैसे कर दिया रिस्ट्रिक्ट भाई, हमने इसका डोमेन रख दिया कहां से कहां तक, 0 से π/2 यूनियन π/2 से π। इसको 0 से π इसलिए नहीं बोला क्योंकि π/2 पर ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो दोनों जगह π/2 जो था वो क्या था, वो इंक्लूडेड नहीं था। और इसका रेंज जो थी वो कितनी हो गई थी भाई, तो रेंज हो गई थी आपकी 1 से इंफिनिटी यूनियन -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका कोडोमेन और रेंज उसके ऑपोजिट है। इसका जो रेंज होगा वो होगी कौन सी भाई, π/2 वाली, मतलब 0 से π/2 और π/2 से π। और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा आपका -∞ से -1, -∞ से -1 इसका इनपुट आ रहा है, और 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये भी इसका इनपुट है, दोनों का यूनियन जो होगा वो इसका डोमेन होगा। तो क्लियर हो गया कि sec इनवर्स का कैसे ग्राफ बनेगा भाई। तो इस तरीके से बनेगा, हम sec इनवर्स का ग्राफ अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब करते हैं इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट। और आपको ये बात पता है प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, तो भाई यहां पर वही चीज लिखी, उसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। द ब्रांच ऑफ sec इनवर्स शोन इन फिगर, जो मैंने बनाया है वही फिगर, या फिर ये जो फिगर है इसको आप समझ सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एंड इसमें जो वैल्यूज आ रही है sec इनवर्स x की वो कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। ये चीज हमने साइन इनवर्स में भी पढ़ी है, कॉस इनवर्स में भी पढ़ी है, और टेन इनवर्स में भी पढ़ी है, तो कोई नई बात यहां पर नहीं है। अब आगे करते हैं, चलो। तो क्वेश्चन अब आ गया अपने पास, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है किसकी, sec इनवर्स ऑफ -√2 की, ठीक है। तो आपको यहां पर sec इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो आप लिखते हो भाई, सबसे पहले तो ये पता करते हैं हम कि -√2 जो है वो sec में कब आता है। sec में √2 कब आता है ये पता हो अगर आपको, तो -√2 कब आता है ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो sec में √2 कब आता है आपको पता है यहां पर कि sec √2 क्या होता है भाई। अगर आपको 0 से 90 तक की वैल्यूज पता है ना, तो आप सारी वैल्यूज निकाल लोगे अपने आप। तो बताओ कि sec √2 कब आता है।
जब cos क्या होता है 1/√2, तब sec क्या हो जाएगा, √2 उसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos 1/√2 होता है 45 डिग्री पर, या फिर आप उसको बोलोगे π/4। तो यहां पर sec √2 कब होता है, π/4 पर। sec जो है वो π/4 पर √2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता चल गई कि sec π/4 पर √2 के इक्वल होता है, तो -√2 के इक्वल कब होता होगा sec। तो एक बात बताओ भाई, sec कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपने बोला सर सारे क्वाड्रेंट बनाते हैं, sec जो होता है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में सारे होते हैं और फोर्थ में sec और cos होते हैं। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में sec जो होगा वो नेगेटिव होगा। हमें वैल्यू कहां तक की चाहिए भाई, कहां से कहां तक की, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू लेकर रखे हैं हम वो 0 से π/2 और π/2 से π के बीच की है। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कोई भी क्वाड्रेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपने क्या बोला कि भाई फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव है, आपको चाहिए अब नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि sec ऑफ -√2 चाहिए आपको, -√2 की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो कौन सी वैल्यू लेकर आओगे, तो यहां पर आपको -√2 मिलेगा। तो आपको एक चीज पता है कि sec 180 - थीटा, 180 ये है भाई, इससे माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो मैं बोलता हूं sec 180 - थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 180 है तो भाई ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है। इवन मल्टीपल में जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, मतलब sec का कोसेक नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आपको हर क्वेश्चन में ये चीज बताता हूं, ठीक है। sec 180 - थीटा है यहां पर, तो भाई ये इवन मल्टीपल है, इसमें sec का sec ही रहेगा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे sec जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर इसका साइन आएगा माइनस का sec थीटा। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर माइनस का sec थीटा आ रहा है और sec 180 - थीटा है यहां पर, तो अगर आपको भाई क्या चाहिए है, आपको चाहिए माइनस का √2, तो आपको पता है कि आप लिखो भाई sec 180 - π/4 या 180 - 45 डिग्री, 180 - 45 डिग्री या π - π/4, तो वो हो जाएगा किसके इक्वल भाई, sec के sec के π/4 के इक्वल। बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं यहां पर sec 180 - 45, तो उसकी वैल्यू होगी माइनस का sec 45, क्योंकि आपको पता है sec 180 - थीटा होता है माइनस का sec थीटा। तो sec 180 - 45 क्या हो गया, ये हो गया माइनस का sec 45 के इक्वल। क्लियर है। अब अगर ये माइनस का sec 45 के इक्वल हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हो रही है -√2, यानी अपन को पता चल गया कि -sec 45 -√2 तो हो रहा है, लेकिन आ कहां से रहा है, ये आ रहा है sec 180 - 45 से। 180 को आप रेडियंस में लिखोगे तो लिखोगे पाई, तो आप लिखोगे यहां पर sec पाई माइनस π/4 इक्वल्स टू माइनस का √2। अब sec पाई माइनस π/4 क्योंकि 180 - 45 था, पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec का 3π/4। तो आपने क्या बोला कि यहां पर जो -√2 आ रहा है वो कहां से आ रहा है भाई, तो वो आ रहा है sec 3π/4 से। तो sec 3π/4 आ रहा है -√2। अब ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इतना बताने के लिए मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, वरना मैं डायरेक्टली ये बोलकर चल जाता कि sec 3π/4 जो होता है वो -√2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप लोग बोलते हैं हाँ सर पढ़ा होगा, ठीक है, आगे निकल लेते हो, समझ नहीं पाते कि कैसे आता है, क्यों आता है। ये सारी चीजें हम बताने के लिए हैं भाई यहाँ पर, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में ये बताता हूं कि ये एंगल कैसे आ रहा है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। इसके बाद भी अगर डाउट है तो वीडियो बार बार देखो और डाउट सारे क्लियर करो अपने, ठीक है। तो sec का 3π/4 है -√2। यहां पर अब आप क्या लिख सकते हो, आपको भाई ये पता है कि sec इनवर्स ऑफ sec थीटा जो होता है वो होता है थीटा के इक्वल। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है अपन को, मतलब कि थीटा की वैल्यू निकालनी है यहां पर अपन को, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर -√2 की जगह sec के फॉर्म में ही कुछ लिखना पड़ेगा। तो आपने पता लगा लिया है कि क्या लिखना है आपको sec के फॉर्म में, तो वो लिखना है आपको sec 3π/4। तो आप लिखते हो sec इनवर्स sec 3π/4, sec और sec हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3π/4। तो ये है इसका आंसर।
कैसे आया? तो शुरुआत से एक बार अपन देखें तो sec इनवर्स ऑफ -√2 बोला था, हमें पता चला कि -√2 आएगा भाई कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec जो होता है वो नेगेटिव होता है। आपने लिखा कि sec √2 कब आता है? तो sec √2 आता है 45 डिग्री यानी π/4 पर। और 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा होता है माइनस sec थीटा, तो आपने इसको लिखा sec 180 माइनस 45 ताकि आपके पास माइनस sec 45 की वैल्यू आ जाए जो कि होती है -√2। फिर आपने देखा 180 माइनस 45 को रेडियंस में आप लिखोगे तो आएगा π माइनस π/4 जो कि होता है 3π/4, यानी आपको समझ में आ गया कि sec 3π/4 जो है उसकी वैल्यू आती है -√2। क्लियर है? तो यहां पर आपने क्या लिख दिया कि sec 3π/4 -√2 है, sec इनवर्स और sec हट जाएंगे क्योंकि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x x होता है, sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ थीटा थीटा होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया 3π/4। क्लियर है? करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sec इनवर्स ऑफ 2। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो अपन को किसी क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 कब होता है sec थीटा, तो वो हमें पता है 2 कब होता है, तो वो होता है π/3 पर। ठीक है, π/3 पर। तो आप बोलोगे भाई कि sec π/3 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर sec इनवर्स 2 को आप लिख सकते हो sec इनवर्स sec π/3। देन आप लिखोगे प्रॉपर्टी अपनी कि sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ थीटा जो होता है वो होता है थीटा के इक्वल, तो ये आंसर आ जाएगा sec इनवर्स ऑफ sec π/3 इक्वल्स टू π/3। तो क्लियर है आपको क्या आंसर आ रहा है भाई? कैसे आ रहा है? आपको यहां पर डायरेक्टली पता चल गया कि 2 जो होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो अपनी लानी है, तो वो अगर अपन को कहां से कहां तक लानी है, 0 से π/2 या π/2 से पाई के बीच में, तो वो वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास। 0 से π/2 के बीच में π/3 आता है और वहां पर sec जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। क्यों भैया? cos π/3 होता है 1/2, तो sec π/3 हो जाएगा 2 1/2 का रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो आंसर आ गया इसका π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sec इनवर्स 2 sin 3π/4। तो अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? क्या करना होता है, पहले sin 3π/4 की वैल्यू निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, देन वो जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो प्रिंसिपल वैल्यू में ही आती है हमारे, मतलब वो दिखाती है हमें कि भाई इसकी वैल्यू आप प्रिंसिपल वैल्यू में निकाल सकते हो sec के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पर डरने घबराने की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले अपन निकालते हैं sin 3π/4 की वैल्यू। तो आप देखते हो sin 3π/4, ठीक है, तो sin 3π/4 मतलब कि कितना? तो आप बोलोगे 3 × 45 डिग्री, क्योंकि π/4 इज 45 डिग्री ना, 180/4 इज 45, तो 3 × 45 डिग्री इज 135। तो sin 135 आप लिखोगे sin 90 + 35, तो हो जाएगा माइनस नहीं है तो प्लस ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। तो sin 90 + 35 क्या हो जाएगा? अब आपको sin 90 + 45, पता है नहीं क्या कर रहा हूं आज मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। sin 90 + 45 अगर आप बोल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि 90 एक ऐसा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 × 1 ऑड होता है, ठीक है। अब ऑड है अगर, तो यहां पर फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का हो जाएगा cos, तो हो जाएगा cos 45। और यहां पर आपको ये भी देखना है कि भाई अगर cos 45 है उसका साइन क्या रहेगा? तो क्योंकि ये भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का cos 45 ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है, तो अभी 1/√2 को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये जाता है sec इनवर्स 2 × 1/√2, क्योंकि 3π/4 इज 1/√2, sin 3π/4 1/√2 आ रहा है, तो हो जाएगा sec इनवर्स 2 और √2 कैंसिल, तो बचेगा ऊपर एक √2। अब sec इनवर्स √2 कब होता है? sec जो है वो √2 कब होता है भाई, ये बताओ सबसे पहले। तो sec √2 कब होता है? वो π/4 पर √2 होता है, हमें पता है 0 से π/2 में ही वो वैल्यू आती है। तो यहां पर √2 की जगह आप क्या लिख दोगे? sec π/4, तो हो जाएगा sec इनवर्स sec π/4। तो sec इनवर्स sec π/4 क्या हो जाएगा? sec इनवर्स और sec हट जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ π/4। तो यही है आपका आंसर। क्लियर है?
खत्म करें इसको, हमें क्या दिया होता है sec इनवर्स 2 sin 3π/4। आपने बोला sin 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 और 2 को आपने कैंसिल आउट किया तो आंसर आया √2। तो sec इनवर्स में मतलब sec में √2 कब आता है आपने ये सोचा तो वो π/4 पर आता है, π/4 पुट कर दिया, sec इनवर्स ऑफ sec π/4 आ गया π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sec इनवर्स 2 tan 3π/4। ठीक है भाई, तो यहां पर 2 tan 3π/4 आ रहा है आपके लिए, तो सबसे पहले आपको tan 3π/4 निकालना होगा। तो tan 3π/4 कितना होगा भाई, देख लेते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा tan 135 डिग्री, हमें पता है ये भी चीज, क्यों, क्योंकि 3 इंटू π/4 इससे पहले ही किया था 45 डिग्री, वो हो जाएगा 135। ठीक है, मतलब इसको आप लिखोगे tan 90 प्लस 35, अरे यार 90 प्लस 45, या आप इसको लिख दो 180 माइनस 45। कॉट में क्यों जाना, tan में ही रहते हैं। tan 180 माइनस 45 क्या होता है, अब आपको पता है tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा, लेकिन किसका साइन होगा उसमें माइनस का, और साइन माइनस का क्यों होगा, क्योंकि यहां पर भाई आप पहुंच रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, तो यहां पर आप बोलोगे tan 180 माइनस 45 जो होगा वो होगा माइनस का tan 45। क्लियर है ये, तो आप इसको बोलोगे माइनस tan 45। अब माइनस tan 45 ये आ गया है, तो आपके पास वैल्यू आ गई, क्योंकि tan 45 होता है 1, तो माइनस tan 45 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब यहां पर लिख दो भाई इसकी वैल्यू, तो ये होगा sec इनवर्स 2 इंटू -1, क्योंकि tan 3π/4 की वैल्यू कितनी आई अपनी -1। ठीक है, अब 2 इंटू -1 मतलब कि ये हो गया sec इनवर्स -2। अब sec इनवर्स -2 कितना होगा, तो sec इनवर्स मतलब sec थीटा जो है वो 2 कितने पे आता है भाई, ये पता करो कि sec जो थीटा है वो 2 कितने पे आता है। तो आपको पता है कि cos थीटा 1/2 कब होता है, π/3 पर, तो sec थीटा 2 कितने पे होता है, π/3 पर। आपको ये भी पता है कि भाई sec 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का sec थीटा। यहां पर आपको क्या चाहिए, π/3 चाहिए भाई, π/3 चाहिए, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगी उसकी वैल्यू, तो आप लिखते हो sec पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। क्यों लिखते हो ये भाई, क्योंकि पाई माइनस π/3 जो है sec से करोगे, अगर 180 माइनस थीटा बोलोगे तो माइनस का sec थीटा होगा, मतलब माइनस का sec π/3 हो जाएगा ये, और माइनस का sec π/3 मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, यही तो होती है आपकी भाई माइनस का 2। तो यहां पर -2 की जगह आप लिखोगे क्या, माइनस sec π/3। ठीक है, तो -2 की जगह आप क्या लिखते हो भाई, sec इनवर्स और अब यहां पर sec -sec π/3 नहीं लिखोगे आप अगर माइनस पहले लिख दोगे तो यहां पर फिर sec इनवर्स sec थीटा के फॉर्म में नहीं आ पाएगा ये, तो आप क्या लिखोगे, sec पाई माइनस π/3 की वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, क्योंकि माइनस यहां पर अगर आप लगा दोगे ना, ये वाला अगर -sec π/3 यहां पर लिख दोगे तो sec इनवर्स से sec को आप हटा नहीं पाओगे। तो पाई माइनस π/3 की वैल्यू क्या होगी, हम हमेशा यही करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, यही स्टेप अपना। पाई माइनस π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 पाई माइनस पाई, एलसीएम लेकर ऐड करो, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, तो ये हो जाएगा sec 2 पाई/3। क्यों भैया, वापस से देख लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप लिखोगे sec पाई माइनस पाई/3, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2 पाई/3। ठीक है, अब आप कर सकते हो sec इनवर्स और sec को कैंसल आउट, मतलब कि हटा सकते हो, कैंसल आउट नहीं बोलते हैं उसको अपन। तो ये क्या हो जाएगा, sec इनवर्स और sec हट जाएगा, तो यहां पर आएगा भाई सिर्फ 2 पाई/3। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर 2-3 स्टेप्स करी हैं। क्या किया, सबसे पहले तो tan 3π/4 की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो tan 3π/4 कितना होता है, tan 135 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमने लिखा tan 180 माइनस 45, क्योंकि वो होता है 135, तो वो गया tan 45 के इक्वल माइनस के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, और 180 इज इवन मल्टीपल, तो tan का tan ही रहेगा, वो कॉट में चेंज नहीं होगा।
इसकी वैल्यू आ गई -1। आपने -1 जब यहां पर अंदर रखा तो 2 इंटू -1 हो गया -2। तो आपने देखा भाई सेक में -2 कब आता है, और उसकी वैल्यू 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है भाई हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक 180 माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा के इक्वल, मतलब सेक पाई माइनस π/3 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस सेक π/3 की वैल्यू होगी, जो कि -2 होगा। तो आपने बोला यही जो पाई माइनस π/3 है ना अपना, वही अपनी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये कितनी है 2π/3, तो 2π/3 आपने यहां पर पुट कर दिया, और फाइनल आंसर आपका आ गया सेक इनवर्स सेक 2π/3 से सेक और सेक हट गए, सेक और सेक इनवर्स आंसर आया 2π/3। क्लियर है? करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं भाई जल्दी से। तो भाई यहां पर tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -2 है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो अपन को दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3, तो भाई √3 tan में कब आता है, क्योंकि यहां पर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, तो यहां पर आप प्रॉपर्टी लगाओगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, जो कि होता है थीटा। तो अब आपको लगाना है tan इनवर्स ऑफ √3, तो यहां पर आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ, आपको पता है √3 tan में कब आता है, तो पहले वो देख लेते हैं भाई √3 tan में कब आता है। तो ये कब आता है, ये आता है भाई tan π/3 पर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे tan π/3 जो होता है ये होता है √3, यहां बोलोगे tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, √3 की जगह आपने tan π/3 लिख दिया, और आपने क्या बोला tan इनवर्स और tan हट गया, थीटा जो अंदर का वो बचेगा बस, तो इसकी वैल्यू आ गई π/3। अब हमारे पास है सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 की वैल्यू वैसे तो शुरुआत से निकाल रहे हो आप, लेकिन फिर से एक और बार निकाल लेते हैं भाई। सेक इनवर्स ऑफ -2, आपको पता है कि सेक माइनस कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके आप यहां पर लिखोगे इसको सेक 180 माइनस 45, सॉरी -2 चाहिए, तो 180 माइनस कितना 1/2 कॉस कब होता है, वो होता है π/3 पर, मतलब 60 डिग्री पर। यहां पर -2 कब होगा, ये π/6 पर। ठीक है, कब, लेकिन π/6 कहां पर लाना है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट पे, मतलब कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सेक पाई माइनस π/6, सेक पाई माइनस π/6। तो π/6 अगर आपने पाई से माइनस किया है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, और वहां पर सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का सेक π/6, क्योंकि सेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा, ये पता है आपको। तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 π/3। ऐसा कैसे पता चला अपन को, क्योंकि अपन को पता है कि सेक π/3 जो होता है वो होता है भाई 2। ठीक है, अब सेक π/3 अगर 2 होता है तो सेक पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस का सेक थीटा, ये भी पता है हमको। हमें चाहिए भाई माइनस का 2, मतलब सेक में जो थीटा आएगा वो π/3 चाहिए यहां पर, तो माइनस का सेक π/3 जो होगा वो -2 बना देगा। तो हम यहां पर थीटा की जगह क्या रखें, तो यहां पर π/3 रख देते हैं। इसलिए हम यहां पर इसको कैसे लिखते हैं, सेक पाई माइनस π/3 इक्वल टू माइनस सेक π/3, जो कि हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो अब -2 की जगह आप क्या लिख दोगे, यहां पर लिखोगे सेक इनवर्स, -2 की जगह आप लिखते हो सेक पाई माइनस π/3। अब पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई करोगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3। सेक इनवर्स सेक 2π/3 हो गया 2π/3। अब पूरा फंक्शन वापस से लिखते हैं अपन। तो ये फंक्शन है भाई tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। यहां पर ये साफ है भाई कि tan इनवर्स √3 इज π/3, माइनस कर रहे हो आप सेक इनवर्स -2, और सेक इनवर्स -2 इज कितना है 2π/3। π/3 माइनस 2π/3 इज पाई माइनस 2π, ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3, यह आ जाएगा -π/3।
तो इसका पूरे का आंसर कितना आ रहा है भाई, माइनस पाई बाय 3। और कैसे आ रहा है ये आंसर, तो आपको पता था tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो रूट 3 की जगह tan पाई बाय 3 पुट करके, ठीक है। तो tan इनवर्स tan पाई बाय 3 हो गया पाई बाय 3। देन यहाँ पर sec इनवर्स माइनस रूट 2 था और बीच में माइनस का साइन भी था। आपने बोला sec इनवर्स माइनस 2, तो माइनस 2 जो है वो sec में कब आता है आपने सोचा, तो आपने बोला भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sec जो है वो नेगेटिव होगा और पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 180 माइनस थीटा जो होता है sec का, वो होता है माइनस का sec थीटा। तो मैंने बोला कि sec पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस का sec पाई बाय 3 और sec पाई बाय 3 होता है 2, तो इसी की वैल्यू आएगी भाई -2। तो आपने -2 की जगह रख दिया sec पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू sec 2 पाई बाय 3। sec इनवर्स और sec कैंसिल आउट, बचा कितना 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 इधर से आ गया और पाई बाय 3 इधर से आ गया भाई, दोनों को आपने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 आंसर आ गया माइनस पाई बाय 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस 2 sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6। तो पहले साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 निकालते हैं, देन sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6 में आते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर भाई दिया हुआ साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2, माइनस रूट 3 बाय 2 साइन में कब आएगा, तो आपको पता है साइन, अब यहां पर आपको क्या चाहिए भाई, माइनस का एंगल चाहिए, तो साइन का माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां पर अगर आप थीटा की जगह क्या रख दो, क्योंकि रूट 3 बाय 2 है, तो आप बोलो अगर थीटा की जगह पाई बाय 3, तो यहां आप लिखोगे साइन माइनस का पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 3। तो साइन माइनस का पाई बाय 3 जो है वही किसके इक्वल होगा, माइनस रूट 3 बाय 2 के। तो यहां जो माइनस रूट 3 बाय 2 है उसकी जगह आप लिखते हो साइन माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो यहां लिखते हो आप साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 3, साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, आंसर आएगा सिर्फ माइनस पाई बाय 3। अब आप आते हो 2 sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6 पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2 को तो रहने दो, लिखो sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6 और उसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। तो यहां पर आप लिखते हो sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6। अब tan पाई बाय 6 कितना होता है, तो tan पाई बाय 6 होता है 1/√3, ये वैल्यूज हमें पता है। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3। तो यहां पर रख दो, लिखो भाई tan पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/√3। तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 2 इंटू 1/√3, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 2/√3। अब sec इनवर्स 2/√3, तो sec में 2/√3 कब आता है भाई, sec में 2/√3 कब आता होगा, जब cos में √3/2 आता होगा, मतलब पाई बाय 6 पर। cos में पाई बाय 6 होता है √3/2, तो sec में उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पाई बाय 6 पर 2/√3। तो यहां पर आप sec 2/√3 को आप लिखते हो यहां पर sec इनवर्स sec पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, ठीक है। तो अब इनको इक्वेशन में पुट करते हैं अपन, साइन इनवर्स माइनस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 2 इंटू sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6। साइन इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू आ रही माइनस पाई बाय 3 माइनस 2 sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6 की वैल्यू थी पाई बाय 6, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो पाई बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा, ये हो गया माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस का 2 पाई बाय 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था साइन इनवर्स माइनस √3/2 माइनस 2 sec इनवर्स 2 tan पाई बाय 6। आपने क्या बोला भाई, साइन इनवर्स माइनस √3/2 है, तो आपने बोला कि साइन का माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है।
तो आपने यहां पर बोला कि अगर मैं π/3 रख दूंगा तो साइन माइनस π/3 हो जाएगा, माइनस का साइन π/3 जो कि होता है √3/2, तो माइनस का √3/2 आंसर आ जाएगा। तो माइनस √3/2 में आपने लिख दिया साइन माइनस π/3, साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, आंसर आएगा माइनस π/3। देन आप आए किसमें, सेक इनवर्स 2 tan π/6 में। tan π/6 की वैल्यू 1/√3 रख दी, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा 2/√3 हो गया। 2/√3 सेक में कब आता है, तो वो आता है 2/√3 आता है π/6 में, तो वहां पर आपने π/6 की वैल्यू रख दी, तो सेक इनवर्स सेक π/6 हो गया π/6। यहां पर आपने सब कुछ पुट किया, 2 से मल्टीप्लीकेशन था भाई जो अपना आंसर आ रहा था सेक इनवर्स वाले का, तो वो आ गया 2 × π/6 जो कि होता है π/3। यहां पर माइनस का साइन अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसमें माइनस जो वो निकल कर आया है तो माइनस π/3 और माइनस π/3 ये हो गया माइनस 2π/3। क्लियर है? क्लियर करें क्वेश्चन को। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 3x - 1। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 3x - 1। तो अब इसका डोमेन अगर आपको निकालना तो क्या करना होगा, आपको पता है सेक का डोमेन क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं सेक इनवर्स x के लिए, तो आप बोलते हो डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x तो ये होता है भाई -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। मतलब कि यहां पर मैं x को क्या लिख सकता हूं, तो x को लिखता हूं भाई, x होता है -∞ से -1 तक यूनियन x होता है कहां से कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक। जब यहां पर सेक इनवर्स x होता है तो मैं बीच में x रखता हूं। अब यहां पर क्या है, सेक इनवर्स 3x - 1, तो यहां x की जगह आप क्या रख दोगे, 3x - 1, तो ये हो जाएगा -∞ से -1 तक यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब यहां पर बीच में आपको x बनाना रहता है, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि डोमेन जो है वो x की वैल्यू होती है ना, 3x - 1 की वैल्यू थोड़ी होती है। 3x - 1 जो है, अब इस सेक इनवर्स के अंदर पूरा 3x - 1 आ रहा है, मतलब सेक इनवर्स जो है वो इस पूरे का फंक्शन है, इसलिए इस पूरे की जो वैल्यू है वो -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी के बीच में ही होनी चाहिए। तो हमने 3x - 1 को वहां पर रख दिया। बट अब यहां से x की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है वो हमें निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ x को बचाते हैं, मतलब ऐसे ऑपरेशंस लगाते हैं जिससे यहां पर सिर्फ x बचे, बाकी सारी जगह जो भी हो रहा है उसको हम लेकर चलते हैं। मतलब कैसे, हम पहले दोनों जगह 1 ऐड करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, 3x बचता है, तो इसको अलग करूंगा सॉल्व, उसको अलग करूंगा सॉल्व। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि 1 ऐड कर रहा हूं दोनों जगह, तो यहां पर बचेगा भाई -∞, तो -∞ ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -1 + 1 यानी कि 0। ठीक है, अब यहां पर x बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब -∞ को 3 से डिवाइड कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो -∞ ही रहेगा। यहां पर 3 से डिवाइड करोगे तो 3x/x x हो जाएगा, और ये 0 था तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, यूनियन में यहां पर भी मैं क्या करता हूं भाई, सबसे पहले 1 ऐड करता हूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 से लेके इंफिनिटी। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर 3 से डिवाइड करता हूं, तो हो जाता है 2/3, 3/3 तो x ही हो जाएगा, और ये ∞/3 कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका जो डोमेन आपको दिख रहा है वो साफ साफ आपके सामने है, और क्या है इसका डोमेन, -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 3x - 1, तो ये होता है भाई -∞ से 0 इंक्लूडेड यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। ये कर्व्ड ब्रैकेट है ना। अब क्या समझ में आया, अपन ने शुरुआत से क्या किया, हमें ये पता था कि भाई सेक इनवर्स 3x - 1 का हमको डोमेन निकालना है। हमको इसमें ये पता था कि अगर सेक इनवर्स x होता तो x का डोमेन होता भाई -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी।
बट यहां पर सेक इनवर्स किसका है भाई, पूरा का पूरा 3x माइनस 1 का है। तो यहां पर 3x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो इसके डोमेन में लाई करनी चाहिए, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 1 से इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली x की क्या वैल्यू आएगी, तो यहां पर आपने बोला कि 3x माइनस 1 को हमें क्या करना होगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऑपरेशंस लगाओ, ऐसी चीजों को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड करो, ऐड मल्टीप्लाई जो भी करना है करो, ऐसी चीजों को करो जिससे यहां पर बीच में सिर्फ x बचे, ठीक है। और जो यहां पर करोगे वही ऑपरेशंस आपको दोनों साइड इनइक्वालिटी के लगाना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले 1 ऐड किया, देन 3 से डिवाइड किया, तो पहला वाला बना माइनस इन्फिनिटी से 0 और दूसरा वाला बना 2/3 से इंफिनिटी। तो इसका जो डोमेन आ रहा था वो आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्लूडेड और 2/3 से इंफिनिटी जिसमें 2/3 इंक्लूडेड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन निकालना। तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता है, ये पता है हमें। तो मैं बोलता हूं डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये होता है माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होती tan इनवर्स को। तो भाई tan x का क्योंकि जो को डोमेन था r था और वो तब वो ऑन टू फंक्शन था, तो इसके डोमेन को हमने, उसके को डोमेन को हमने नहीं छेड़ा था tan x को जब बाइजेक्शन बनाना था, इसलिए tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो r ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r होता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो हमें पता है r में तो सारी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब ये बेसिकली इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ऊपर वाला ही आएगा भाई, ऊपर वाला इंटरवल कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा भाई जो कि सेक इनवर्स एक्स का डोमेन था वही पूरा का पूरा उतार दो आप, क्योंकि टेन का तो r था, टेन इनवर्स एक्स का तो r था, तो वहां पर उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई भी रियल नंबर रख दो, बट सेक इनवर्स एक्स को हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को इंटरसेक्शन लेते हैं हम, और ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लियर है, इनका डोमेन क्या आया, क्यों आया। तो चलो भाई करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये हो चुकी है खत्म। तो आपने क्या देखा इस वीडियो में, तो हमने सेक इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे ये देखा, उसके बाद देखा कि भाई कि उसकी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व। तो सारे क्वेश्चन सेक इनवर्स से रिलेटेड भी हमने सॉल्व कर लिए। तो हमने साइन इनवर्स कंप्लीट कर लिया है, कॉस इनवर्स कर लिया है, टेन इनवर्स कर लिया है, सेक इनवर्स कर लिया है, अब कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स भी बचा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उनको भी देख लेंगे, एंड देन फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं मेन उन पर हम पहुंचेंगे, ठीक है, इनके जो मेन एक्सरसाइजेस हैं उन पर पहुंचेंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं पूरे, या आपको दिक्कत हो रही है ये समझने में कौन सा वीडियो पहले कौन सा वीडियो बाद में है, प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, तो टेंशन की बात नहीं है, magnetbrains.com पर जाइए। जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाएंगे पेज खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है भाई, क्लास 12 पर क्लिक करना है, और क्लास 12 पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें मैथ्स पर क्लिक करो, तो मैंने जो से भी वीडियोस बनाए हैं आपके लिए मैथ्स में वो आपको सारे दिख जाएंगे टॉपिक के साथ। तो जो सा भी टॉपिक पढ़ना है, कोई स्किप हो गया है, कोई रिवाइज करना है, तो आप यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। आप आराम से उसको क्लिक करो, जैसे उस पर क्लिक करोगे वीडियो वहीं पर ओपन हो जाएगा और आप आराम से पूरा वीडियो देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। तो भाई मैं फिर से बोलूंगा, चीजों को स्किप नहीं करना है, साथ में चलना है और सब कुछ समझते हुए चलना है, आप पूरे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है, अगर आप ठीक से सारी चीजें करते जाते हो, कॉपी पेन लेकर सारी चीजें सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो अब इतनी मेहनत हमारे साइड से कर रहे हैं हम, तो आपके साइड से भी थोड़ा तो बनता है भाई। तो क्या करना है आपको, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो इतना तो आप भी कर सकते हो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।